मुझे अच्छा लगा। मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ इस विषय को लेकर। तो ये पूरा अंग्रेजी में एक ही स्लाइड है। कुछ और भी मिलेंगे जिसमें थोड़ा अंग्रेजी होगा, थोड़ा हिंदी होगा। इस इसके ऊपर क्लिक करो, देन एक बार उस साइड में which ones ये करो। एक बार इस स्लाइड से एक दूसरे स्लाइड तक जाने में मेरे पास बहुत बात थी। एक मैं लिखाऊंगा मैं था तो नॉलेज मिला। बहुत समझ तो वो हमें ये नहीं चलेगा। तो मैं इसके बारे में बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा धन्यवाद जेएमआरटी के इंजीनियर जिनके कारण मेरा जॉब है, और जिन्होंने मेरे को वीडियो डेवलपमेंट सिखाया उनको भी धन्यवाद। तो क्योंकि मैं इस स्लाइड के बाद में मैंने एक मदद ली है, मेरा धन्यवाद चैट जीपीटी को भी जाता है। ये बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो दूरबीन है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल दूरबीन जो भी देखे होंगे तकरीबन समान दिखते हैं। एक मिरर या लेंस और उनका फोकस वो है। ऑप्टिकल में हम 3000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक जाते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ 3। लेकिन रेडियो में यही फैक्टर ऑलमोस्ट 10 हो चुका है, मिलीमीटर से लेकर के मीटर तक। तो अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे, ऑप्टिकल बहुत छोटा पार्ट है, रेडियो बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप किसी वस्तु को पढ़ना चाहते हो, यानी कि ऑप्टिकल में भी देख पाए और साथ में रेडियो पे भी देख पाए। तो रेडियो टेलीस्कोप काफी बड़े बड़े दिखते हैं। ये जो टेलीस्कोप है ये मिलीमीटर बैंड में काम करता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जैसा दिखता है। ये जीएमआरटी है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, लेकिन ये टेलीस्कोप है। ये मीटर बैंड पे काम करता है, सेंटीमीटर बैंड पे काम करता है। टेलीस्कोप है, बॉर्न जर्मनी में। यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी रेडियो दूरबीन पे लो फ्रीक्वेंसी अरे जिसका एक स्टेशन टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप के पास में रखना है। तो रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो दूरबीन बहुत ही विभिन्न रूप में दिखते हैं। मैं जीएमआरटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले जो मूल संरचना थी जो शुरू में जो था वो आज भी है, थोड़ा बदलाव आया है वो मैं बताना चाहूंगा। 30 डिश है, हर एक का साइज जो है 45 मीटर। आधे डिश जो है वो सेंटर स्क्वायर में है, मतलब फ्लैट तरीके से यहाँ पर। बाकी आधे जो है वाई शेप में है, 6 हाथ के करीब, 5 या 6। यहाँ हम लोग वहाँ पर लोकेटेड है 3 से 5 किलोमीटर। और ये जो पास वाले एंटीना है इनकी दूरी 200 मीटर है, और जो दूर वाले हैं वो करीब 3 किलोमीटर तक आते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज इस रेंज में थी, 4.5 थी। लेकिन मैक्सिमम बैंडविड्थ जो थी वो 32 मेगाहर्ट्ज की करीब थी। और प्रभावित क्षेत्र मतलब 30 एंटेना सारा कुछ लेकर के फिर वो की इनका पूरा कनेक्टिंग एरिया कितना है, तो 30,000 स्क्वायर मीटर इसमें अराउंड इसके आसपास आता था। पुराने फ्रीक्वेंसी पे वो 20,000 करीब आता था। आजकल हम स्क्वायर किलोमीटर एरे की बात कर रहे हैं, अगर उसके साथ कंपेयर करें किलोमीटर के साथ में, तो ये 2 या 3% के करीब करीब आ रहे हैं। दो मोड्स हैं, इंटरफेरोमेट्री और एरे मोड। अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका एक अपडेट कंप्लीट हुआ है 2019। तब वहां पर मेजर इंप्रूवमेंट ये था कि 130 मेगाहर्ट्ज से तकरीबन पूरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कवरेज थी। 1500 मेगाहर्ट्ज तक जाते हैं। मेजर चेंज था 32 मेगाहर्ट्ज को बढ़ा के 35 मेगाहर्ट्ज किया गया। और रिसीवर नई तकनीकी आ गई थी, उनका इस्तेमाल किया गया था जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी या उसकी माफ करने की इमेज करने की एबिलिटी तो अच्छी हो गई थी। और भी कई सारे बदलाव किए गए थे।
और ये सब साथ में तब हो रहा था जब हम जैसे लोग जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपना साइंस प्रपोजल रखते हैं, लिखते हैं, वो भी चल रहे थे, अपडेट भी हो रहा है, साइंस के प्रपोजल्स भी आ रहे थे। ये अनुपात है, इसका यूसेज कैसा है, ये सारे विदेशी यूजर्स हैं, हम लोग भारत के यहाँ पर करीब आधा आधा रुपये इस्तेमाल होता है। गुलाब जो अल्फा के हैं, इन्होंने भी ये नंबर हमको दिया है कि अगर 2000 घंटे जीएमआरटी से अवेलेबल है तो करीब 4000 से ज्यादा की डिमांड आती है। तो कितने किस किस को प्रपोजल को टाइम मिलेगा, वो जीटेक का जो चेयर होते हैं उनकी टीम डिसाइड करती है। मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी तो यही एक मैंने सिंपल है, थोड़ा इसको इसके साथ चलेगा। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को मैं उसको साइन और कोसाइन के रूप में सोच सकता हूँ। मैं फिर से कोशिश करूंगा। जैसे ये एक फंक्शन है जिगजैग पैटर्न जैसा, इसको मैं ये एक साइन वेव, ये साइन वेव, इन 5 साइन वेव को जोड़ूंगा तो ऑलमोस्ट ये बन जाता है जिगजैग पैटर्न। तो ये इक्वेशन यही बता रही है कि किसी भी वस्तु को मैं तोड़ मरोड़ करके इसको साइन फंक्शंस में तोड़ बनाते रहता है। इसको अगर मैं करूँ किसी वस्तु को डालूं तो ये जो सीरीज होती है इसको फोरियर सीरीज बोलते हैं। इनफाइनाइट होता है, बहुत नंबर होते हैं, 0 से 5 से ही ये काम हो गया। एक और आपको उदाहरण दूंगा। ये एक ईंट है, अगर मैं सिर्फ एक कंपोनेंट लूंगा तो ये मिलेगा, 3 लूंगा तो यहाँ पर आगे मैं कहना चाहूंगा कि करीब 60 से 100 कंपोनेंट तक मैंने ईंटे, अरे 60 से 100 कंपोनेंट इकट्ठा करके जोड़ दूं तो मैंने वो ईंटे का जो शेप है तैयार कर दिया। तो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्रीटमेंट कहते हैं। किसी भी वस्तु को मैं तोड़ मरोड़ करके साइन और कोसाइन फंक्शन के तैयार करता हूँ। इस प्रिंसिपल पे ही इंटरफेरोमेट्री काम करती है, तो ये जरूरी है, इसका इस्तेमाल हम करें। एक चीज और, तो बहुत ही करीबी बिंदु पास में है, उनको मैं देखो दो अलग अलग ग्रुप में सर्च में डिग्री चाहिए। इस एबिलिटी को मैं रेजोल्यूशन बोलता हूँ। और जो सॉलिड लेंस है 90 सेंटीमीटर का है, 6000 एंगस्ट्रॉम पे काम करती है। अगर मैं, तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो इस नंबर से मिलता है। ये फिगर कितना है उसकी चिंता मत कीजिए। यही चीज मैं अगर रेडियो में मैच करना चाहूँ कि रेडियो में वो नंबर कितना होगा, तो रेडियो जीएमआरटी जो है वो 1 मीटर पे काम करते हैं। तो ये नंबर आधे सेंटीमीटर का जो हमारा लेंस था, वहां पर 8.5 किलोमीटर का लेंस होना पड़ा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आंख जो देख पा रही है उसको मैं रेडियो में देखने की कोशिश करूँ उसी रेजोल्यूशन से, कि दोनों अलग अलग पास की वस्तु ठीक से दिखे, तो मेरे को 8.5 किलोमीटर साइज के टेलीस्कोप चाहिए। ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा एक लेवल है उसको 3 गुना ज्यादा, 25 किलोमीटर जो जीएमआरटी का से है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक टेलीस्कोप में ज्यादातर क्या होता है, एक डिश होता है और एक किरण होता है, इसको हम फोकस करते हैं। तो समानांतर किरणें जो पड़ेंगी उसके ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे जाएंगे। तो मेरे लिए एक 25 किलोमीटर का अगर टेलीस्कोप बनाना है तो मेरे को यही दो इम्पोर्टेंट आवश्यक चीजें हैं, केंद्र बिंदु और जिसका शेप जो है वो सर्वाधिक होना चाहिए। मैं कुछ थोड़े से समानांतर रेखा लूंगा, इसलिए 5 है तो ये आई है, गिरी है, यहाँ पे पहुंच गई है, ये सब ठीक ठाक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल दूं कि मेरे को बाकी जगह नहीं चाहिए, तब भी मेरा टेलीस्कोप जो भी काम करेगी। वो क्या रहा है, ये जो जगह पर है मेरे को जो जानकारी गिर रही है वो नहीं मिल रही है, यानी मैंने जो क्षेत्र से काम कर पा रहा है, इसमें कोई गलती नहीं किया है। तो ये मुश्किल ये है कि इसको वहां पे पढ़ के रखना है, छोटे से क्लिप को जो है। और 25 किलोमीटर के दायरे पे ये हाइट बहुत बहुत ज्यादा है।
थी। अगर मैं उसको जमीन पे ला करके रखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने इसको नीचे रख दिया है। अब मैंने थोड़ा गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? इस किरण को यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंच रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर के यहाँ से यहाँ जा रही है। यानी इसको जो चलने का स्थान था वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? -10। तो अभी ये टेलीस्कोप काम नहीं करेगा, यानी गलत हो गया। तो मेरे को ये ये जो अधिक जो चलना पड़ रहा है, तो मैं इनमें जोड़ दूं, बाकी पड़ेगा, बाकी में जोड़ दूं, मेरा काम फिर से ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? जिन्होंने जियोमेट्री इस्तेमाल किया उनके लिए सवाल लेंगे, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है ये। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि किसी भी उस पैराबोलिक शेप को, उसका फोकस यहाँ हो, जैसे इसमें तो फोकस यहाँ पर है, जो ऊपर से जो तरंग आ रही है वो गिरेगी और केंद्र बिंदु पे जाएगी। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तो ही मेरा काम है। अगर मैं इसको तोड़ के अलग अलग 3 जगह पे रखना चाहूँ कि मेरे को दूर दूर पर है, फिर मैं वहां से जो केंद्र बिंदु है वो मैं अपनी एक कॉमन जगह पे लेके आना चाहूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। बस मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो लंबाई है तारों की, ये सब समान रूप से है। कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए, जिससे कि ये जो तरंग है सब जगह पे स्लॉट में पहुंचे, यहाँ से सिग्नल सब जगह केंद्र बिंदु पे सिग्नल। एक तरंग का और दूसरी तरंग का ये मिक्स नहीं करना है, एक ही तरंग को सब जगह केंद्र बिंदु पे पहुंचे, ये मेरा नाम है। इस पर ही इंटरफेरोमेट्री काम करती है। ये एक एंटीना है, ये दूसरा एंटीना है। तो मैं इसको अगर किसी और देश में पॉइंट करूंगा, तो ये जो तरंग है यहाँ पर आई है, ये वाली तरंग यहाँ पर पहुंची है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा। मेरी वही परेशानी फिर से आ रही जो मैं पहले बता रहा था कि थोड़ी सी, जबकि यानी इस टेलीस्कोप को लेकर के मैं यहाँ रख दूं तो लग जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ से सिग्नल लेके मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ इलेक्ट्रॉन में, ये काम मैं कर सकता हूँ। और फिर उसको लेकर के गुणा किया, उसका जोड़ा, जिससे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मैं बढ़ा नहीं कर सकता। इसमें इस प्रिंसिपल पर जियोमेट्री या सारे इंटरफेरोमीटर जो विश्व में काम करते हैं, वो यही काम कर रहे हैं जो मैंने शुरू में बताया था। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो आउटपुट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, करनी और ढूंढ, ये जो करता है, ये जो आउटपुट है, ये इसको हम कॉम्प्लेक्स विजिबिलिटी बोलते हैं। ये सोर्स की ब्राइटनेस का पूरी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। यानी ये सोर्स है, इसका जो आउटपुट है वो फोरियर सीरीज में आएगा। ये बहुत सारे फ्रेंड उसी में ट्रांसफर में आएंगे, बहुत सारे साइंस एक बार में। अगर 1 सेकंड के लिए इसको इंटीग्रेट किया और फिर जोड़ इंटीग्रेट सिग्नल को इकट्ठा किया, फिर जोड़ के निकाला, एक ही नंबर मिलेगा, एक ही सेकंड में मिलेगा। अगले दूसरे सेकंड में एक और मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी को लेकर के इसको कनेक्ट करता हूँ। ज्यादातर जैसे सभी टेलीस्कोप पैराबोलिक है, फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा। हाँ, हमारी आँख, कैमरा, सभी दूरबीन, उनका यही है कि जितना बड़ा लिया होगा उतना अच्छा रेजोल्यूशन देगा और जितना है रेटिंग से होगा। क्यों अच्छा है, बड़ा टेलीस्कोप है तो रेटिंग क्षेत्र में ज्यादा है। और थोड़ा सा अगर बाहर से जाए तो फोकस थोड़ा शिफ्ट होगा, यानी हम दो डिमेंशन में इमेज बना सकते हैं, आप पूरा फोटो ले सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा तोड़ दूं, इसको इतना बड़ा मेरा नहीं बन सकता है, इसको तोड़ के छोटे छोटे पीस में सेगमेंटेड मेरे जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप जो है वो इसी रूप में काम करेगा, छोटे छोटे पीस रखे जाएंगे। तो ये तो भी मेरा यही काम करेगा, कोई गलत नहीं है। और मैं कुछ सेगमेंट्स फेंक दूं तब भी ये प्रक्रिया काम करेगी, इमेज बनेगी, लेकिन यही है कि थोड़ी वृद्धि सी लगेगी लेकिन बनेगी। ठीक है, उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। रेडियो टेलीस्कोप में ठीक यही चीज हो रही है। आपके पास एक कोरिलेटर है,
जो कि गुणा और इंटीग्रेशन करता है, और वो आपको 2D फोरियर ट्रांसफॉर्म सोर्स का जो होता है जिसको देख रहा है उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो भी मेरे पास दो ही टेलीस्कोप थे और मैंने बोला था कि एक बार में एक फोरियर कंपोनेंट एक साइन वेव मिली है, तो कम से कम 5 तो चाहिए वो जिगजैग पैटर्न बनाने के लिए, या कम से कम 1000 चाहिए वो ईटा फिर से बनाने के लिए। तो मेरे को और भी इकट्ठे करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम थोड़ा कर सकते हैं। हमारे समय में अगर समय काम में ज्यादा में सेम टू सेम रहे हैं। जैसे मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने जो रेडियो इमेज बनाई थी गैलेक्सी की, वो आज मैं फिर से बनाऊंगा उसी डेटा को लेके, सेम टू सेम, या सेम इंस्ट्रूमेंट से आज फिर से नया डेटा लूँ, सेम टू सेम बने, तो वो बदलते नहीं है। तो हम ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक अर्थ का रोटेशन है। तो पहली वाली ट्रिक कैसे करेंगे कि एक टेलीस्कोप को मैं फिक्स कर रख सकता हूँ, दूसरे टेलीस्कोप को मैं वेव पे रख सकता हूँ। एक पॉइंट ये फिक्स है, ये वेव पर है, तो जब मैंने इसको लिया तो एक फोरियर कंपोनेंट मिला। अगले दिन मैं इसको लेके कहीं और रख देता हूँ, तो मेरे को एक दो तीन फोरियर कंपोनेंट मिले, जिनको सारा जोड़ा तो इस तरह से बनेगा। चौथे दिन मैं फिर से इसको कहीं और रख सकता हूँ, फिर से डेटा रख सकता हूँ। तो यानी मैंने दो टेलीस्कोप के साथ ही बहुत सारे साइन कंपोनेंट्स जो मेरे को चाहिए थे फोरियर मैथ सीरीज में, उनको निकाल सकता हूँ। तो ये भी किया जा सकता है। वेरी लार्ज एरे जो अमेरिका में उन्होंने यही चीज किया था। स्कोप थे तीन आर्म्स, उनको कभी पास ले आते थे, कभी दूर ले आते थे, और बहुत सारे छोटे कॉम्पोनेंट्स इकट्ठे करते थे। जीएमआरटी में 30 डिश है, 435 पूरे कंपोनेंट इंस्टेंट बनते हैं, और राइट से सेट तक अगर मैं करूंगा तो बहुत सारे हो जाते हैं। वो मैं कैसे करूंगा वो मैं वो बताना चाहूँ। जैसे दो टेलीस्कोप थे तो वो एक पूरे कंपोनेंट देंगे, एक साइड देंगे। मेरे को पूरा जीएमआरटी लगाया तो ये एक देगा, ये फिर से देगा, ऐसे बहुत सारे देंगे। मैं थोड़ा सा इसको और इसका रोटेशन जो है वो भी इस्तेमाल करूं तो वो चेंज हो गया है। तो यानी एक तरीके से मैंने पूरा अपर्चर सिंथेसिस कर लिया है। मैंने 435 गुणा से सेट हर बेसलाइन पर ली है, बहुत 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 सारी साइन वेव्स इकट्ठी कर ली है। मैं इसको वापस जाके अपना सोर्स जिसको मैं देख रहा था वो बना सकता। ठीक है, अब मेरे को ट्रिक पता है तो जरूरी नहीं कि मैं 8.5 या 25 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी जा सकता। ये जो टेलीस्कोप है ये अमेरिका में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10,000 किलोमीटर है। अभी आप याद रखिए, ऊपर का 1 मीटर था, नीचे 8.5 किलोमीटर था। मैंने 1 मीटर को तो फिक्स रखा है, 8.5 को 10,000 कर दीजिए, फैक्टर ऑफ 3। वो 1000 गुना रेजोल्यूशन है, आंख से मैं बहुत बेहतर पहुंच गया। ठीक है, ऊपर 1 मीटर है, ये ऑपरेट करता है सेंटीमीटर पे, मिलीमीटर पे, यानी 1000 गुना भी मेरे को मिला है। तो मैं मिली 8 सेकेंड बहुत 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 अच्छे रेजोल्यूशन पहुंच गया। और ये लेवल फिर नहीं है, अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट था जो वर्क करता था, तो शुरू के 2000 में सारे टेलीस्कोप अर्थ के और ये स्पेस में था। तो ये जो टेलीस्कोप है यानी ये सबसे बड़ी वाली बेस लाइन थी, इस साइज का डिश था, ये माइक्रो आर्क सेकेंड। और ठीक इसी कारण से ये जो टेलीस्कोप था, आपका जो M87 में जो ब्लैक होल का इमेज देखने को मिला था, वो इसी ट्रिक से आया था कि हमने ये सारे के सारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पैटर्न हजारों समय पे ऑब्जर्वेशन किया था, सेम डेटा को ऐड करके बहुत सारे पूरे कंपोनेंट्स इकट्ठे किए, और उससे फिर ये इस रेजोल्यूशन पे हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेडियो इंटरफेरोमीटर जीएमआरटी का सवाल, वर्चुअल सिंथेसिस क्या है, और जीएमआरटी का परिचय दिया। मैंने कुछ चीजें नहीं बताई कि प्रमुख शास्त्रीय हम लोग क्या करते हैं, वो अगली बार अप्लाई करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
सवालों के लिए एसपी जब आप कोरिलेशन करते हैं तो वो कोरिलेशन एनालॉग कोरिलेशन रहता है डिजिटल। जीएमआरटी में डिजिटल है, वो इजी हो जाता है। एक बार डिजिटल कर दिया तो फिर आप पूरी तरह से तोड़ मरोड़ भी कर सकते हैं। और उसमें जब डिफरेंस होता है उसमें जैसे डिजिटल बोलते हैं, वो हमारा वॉइस सेट करता है कि लिमिट करता है। मैं मान रहा हूँ मीटर पे जब काम कर रहे हैं वो लिमिट हमारे बहुत बहुत छोटा है, थर्मल नॉइज जो देगा इमेज उससे भी कम है, तो उसको तुल नहीं। और दूसरा क्वेश्चन, जीएमआरटी का मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना वर्टिकल से? 17 डिग्री। सही। वो मुझे आइडिया था शुरू में वो सही कर आएंगे। मैं नहीं था उस समय। मैं नहीं था करके बोल रहे। आप पूछिए। तो उसमें ये बदल क्यों गया है, क्या नुकसान क्या फायदा सिलिंड्रिकल बोल रहा है ये ठीक है, बताओ। मुझे तो सुझा दो बातें, एक तो मैं नहीं था, अच्छी बात ये थी, तो मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात उन्होंने जो भी बनाया उसके बाद मेरी नौकरी मिल गई है। तो सिलेंडर तो बना बन सकता है, हाल नहीं बोलने की। Use collecting area point away from the horizon, away from the zenith. Use collecting प्रोजेक्टेड पार्ट चेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली पॉइंट करना पड़ेगा ना किसी और दिशा। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो आप कम है, तो आपके टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी कम हो गई अगर आप ठीक ऊपर के अलावा अलग चालू करते हैं। सॉरी ये बहुत टेक्निकल जा रहा है, मैंने आप मुझे टेक्निकल लोगों के लिए नहीं था ये टॉप। हाँ कोई सवाल। मैं एक छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जीएमआरटी में जो कोई विशेष है वो सब तो सही सही कनेक्ट नहीं है, लेकिन सर ये आपका ये इवेंट होराइजन टेनिस ये तो कनेक्टिव होते नहीं है, आपके सारे इधर वर्क इंडिपेंडेंट। तो तो शुरुआत ये था कि जैसे आपने डेटा रिकॉर्ड किया है फिल्म्स में करते थे, जैसे आपका जो कैसेट थी आप उसको मान के चलिए कि उस पर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, और कैसेट जिसमें आप कहानी सुनते थे वो भी एस्ट्रोनॉमी की देन है और के लिए। तो उस पे मान लीजिए वो बड़े रूम में होती थी, उसमें डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप हर स्टेशन पे जाके उसको रिकॉर्ड करेंगे फिल्म पे, फिर फिल्म को लेके आएंगे। वो टाइम स्टैम्प है, इससे पहली बार जो रिकॉर्ड में वो लिखा हुआ है, जो करेक्शन करना है मेरे को पता नहीं है, ये नहीं मेरे को ये वाली की जगह बी पे शब्द स्टार्ट करनी है, ये वाली फिल्म थोड़ा लेट स्टार्ट करनी है, और फिर मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ और एडिशन भी कर सकता हूँ। मेरे को बस स्टार्ट टाइम चेंज करना होता है, बस वही करें वो हो जाता है अभी तो। क्योंकि उन्होंने बोला डिजिटल है तो आप टाइम स्टैम्प और आप डेटा एफटीपी या एससीपी करके वहां पहुंचा दीजिए फिर वो। वैसे तो जीएमआरटी हो गया, आप ऊटी ऊटी रेडी तरह से हो गया, ठीक है ना, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कि एक कारण होना चाहिए क्यों। हाँ इजी आंसर हाँ है, लेकिन क्यों मतलब एक बेस लाइन मिलेगा मेरे और बहुत अच्छा हमको रिलेशन है। लेकिन वो दो ही एंटेना है ना, वो एक ही बेस लाइन देंगे। मैंने 30 क्यों रख देते क्योंकि वो मेरे को सारे के सारे पूरे कंपोनेंट्स चाहिए, यहाँ पर एक ही एक्सिस पे रेजोल्यूशन मिलेगा, मेरे को दूसरे एक्सिस पे नहीं। सर एक नॉन टेक्निकल कंपोनेंट पुणे नासिक हाई स्पीड जो रेलवे प्रपोज थी, तो रेलवे मिनिस्टर ने बोला कि जीएमआरटी को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर कुछ आया कि या तो अंडरग्राउंड जाएगा या तो ओवरहेड जाएगा, तो कुछ है मतलब जीएमआरटी को करना। हाँ भी नहीं भी, एक तो अच्छी बात है कि वो थोड़ा दूर चला गया, जो बैठे हैं वो ज्यादा बता रहे हैं। दूसरा, जब वो प्रॉब्लम जो आएंगे वो हम फिक्स करेंगे तो वो अपने लिए अलग चैलेंज है। तो आप खतरा बोल रहे हैं तो हाँ खतरा है, लेकिन दूसरा उस खतरे से चैलेंज बना है तो हम तैयार बैठे हैं। वो मुझको पता नहीं दूसरा क्या और क्या क्वेश्चन था, मैं भी दिव्य
दूसरा इसका जैसे आप अगर इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा कई बार आप जाते तो जहाँ पे जो उसका जिसका मैं नाम भूल गया जो वो बिजली के साथ छुट्टी एंड तो वहाँ वहाँ पे जो स्पार्किंग होती है उसके साथ रेडिंग जो है ना वो मेनली हमारी परेशानी में आता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह के वहाँ कर रहा हूँ अभी जैसा अखबारों में नहीं लिखा और सबसे ज्यादा जानकारी नहीं है अभी तक हमारे हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने जो ये रीजन है ईस्ट की दिशा में उत्तर की दिशा ये वाडी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अगर वैसा रहता है तो वो हमारे लिए पहले के मुकाबले काफी बेहतर होता है। पहले जो हमारी सदन आर्म उसके साथ साथ हम नेदरलैंड जाने और जो वेस्टर्न आर्म है उसमें दो एटलास के बीच में वो खुले रहे उससे बचना बहुत ये जो 10 किलोमीटर दूर आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि पर्दा हमारा निगम लगा इसमें से वो रेडिएशन तो और कोई प्रश्न अगर नहीं है तो आचार्य श्री धर्मलाल जी का हम लोग का फिर से धन्यवाद दिए और मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य श्री दिव्य जी को जो कि आएंगे और मंच पर आकर हम लोग अदृश्य सूर्य के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे आचार्य कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रियंका का जो आप यहाँ पर है मेरी बात सुनने के लिए और हिंदी में बोलने के मौके कम मिलते हैं तो इसलिए मेरे लिए भी ये क्या कह सकते हैं एंजॉयबल मौका है कुछ अलग शब्द प्रयोग करने का अपनी बात कहने के लिए। तो कहाँ पहुंची गाड़ी? ओके तो धर्म साहब ने जितनी मेहनत की अपनी टॉक बनाने के लिए मैंने उतनी नहीं की। ठीक है तो मेरे अधिकतर स्लाइड्स जो हैं उसमें आपको अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द नजर आएंगे। सिर्फ आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए मैंने पहली स्लाइड सारी हिंदी में बनाई। दूसरी बात ये कि ना तो मुझे कोई सिलेबस कवर करना है ना आपको कोई एग्जाम देना है तो इसलिए हम यहाँ पे आराम से जिस विषय में बात करना चाहें आराम से बात कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो आप खुशी से पूछे बीच में पूछना चाहें तो बहुत खुशी से पूछें। और जो मैंने आपको टाइटल दिया था अदृश्य सूर्य उस वहां जाने से पहले मैं थोड़ी और बात करना चाहती हूँ आपसे इन जनरल एस्ट्रोनॉमी के बारे में खगोल शास्त्र के बारे में। तो डिस्क्लेमर उसका ये है कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। ठीक है तो खगोल शास्त्र मुझे क्यों अच्छा लगा बेसिकली वहां उस बारे में ये बात है। खगोल शास्त्र की जो बहुत ही आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव जो उसके बारे में मुझे महसूस होता है वो ये है कि वो मात्र एक मान्यता पर आधारित है। वो मान्यता ये है कि जैसा ब्रह्मांड जिस जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें जो भौतिकी शास्त्र के जो नियम है वो बदलते नहीं। चाहे वो आयु का हो चाहे वो एनसीआर हो मेरा घर हो आपका घर हो किसी और का शहर हो अमेरिका हो एंटार्क्टिका हो मार्स हो या आप सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएं किसी और दीर्घिका दीर्घिका यानी लेकिन भौतिकी के नियम नहीं बदल रहे हैं जैसे वो और चीजों के नियम बदल रहे हैं लेकिन भौतिकी के नहीं। हाँ, दीर्घिका दीर्घिका यानी गैलेक्सी मैंने भी मतलब थोड़ा समय पहले ही पता कि दीर्घिका क्या होती है। आप कहीं भी पहुंच जाएं वो नियम वही है। सिर्फ ये एक मान्यता लेकर एस्ट्रोनॉमी चलती है और बाकी जो कुछ भी हमने इस ब्रह्मांड के बारे में पता लगाया है वो इसको लेके पता लगाया। अब आप इसके साथ साथ सोचें कि किन सीमाओं में एक खगोल शास्त्री को किन सीमाओं में काम करना है। नॉर्मली हम ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं जो हमसे बहुत दूर। ठीक है तो आप वहां जा नहीं सकते वहां उसको हाथ नहीं लगा सकते जिस तरह के हम एक्सपेरिमेंट अपनी लैब्स में करते हैं एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखा बाकियों को वेरी किया उस तरह का कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि वो कुर्सी को मुझे दूसरी तरफ से जाके देखना है कि उस पीछे वाली साइड का क्या रंग है मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो दीर्घिका जैसी मुझे दिख रही है वो यहाँ से वैसी ही दिखी। मेरे पास वो कितनी भी क्षमता नहीं है कि मैं जाके देख सकूं कि किसी और पर्सपेक्टिव से वो कैसी दिखती है। ठीक है? तो
ना मैं मतलब बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी लैब में ला सकता हूँ। आजकल अपने सौरमंडल के आसपास की कुछ चीजों के सैंपल हम लोग लेके आए हैं, उसको हम बहुत गर्व से बताते हैं कि हमारी तकनीक ने कितनी प्रगति कर ली है। हमारी जो दीर्घिका है वो लगभग 30,000 लाइट ईयर्स की है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो लगभग 8 घंटे का है नहीं। ठीक है, तो वहां नजदीक से लाकर भी हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमको कुछ बहुत बड़ी चीज हमने कर ली। ठीक है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम एक चट्टान पर बैठे हैं जिसका नाम है पृथ्वी, जो किसी तारे के आसपास चक्कर काट रही है। हम सिर्फ कहीं और से रोशनी के वो हमारे तक, हमारे दूरबीनों तक आने की इंतजार कर सकते हैं। बस इतना ही हमारे बस में। उस रोशनी से और जो हमारे नियम हैं भौतिकी शास्त्र के, उनके सहारे हमें अब पता लगाना है कि ये दुनिया में हो क्या। ये मेरे लिए जो एस्ट्रोनॉमी की बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं एस्ट्रोनॉमी में पहुंचा, और अभी बहुत समय बिताया एस्ट्रोनॉमी में। कभी भी बुरा नहीं लगा, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कहीं डिसीजन ले लिया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि क्योंकि हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं वो हमसे बहुत दूर है, तो जब तक वहां की रोशनी हमारे तक पहुंचती है वो बहुत क्षीण हो जाती है। इसलिए आपको जो टेलीस्कोप, जो दूरबीनें बनानी पड़ती हैं, वो सब बहुत बड़ी बड़ी बनानी पड़ती हैं, ऐसी बनानी पड़ती हैं कि जिनकी क्षमता बहुत अच्छी हो किसी भी क्षीण सिग्नल को देखने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसलिए मेरे विचार में, या जैसे जैसे मेरा सोचना है, एस्ट्रोनॉमी है साइंस ऑफ एक्यूरेट विजन। कि रोशनी आ रही है, मुझे सिर्फ उसी रोशनी के सहारे काम करना, उस रोशनी को मुझे जितने प्रिसीजन और एक्यूरेसी से मैं उसको कैरेक्टराइज कर सकता हूँ, किस दिशा से आ रही है, कितनी ब्राइट है, क्या उसकी वेवलेंथ थी, क्या उसकी पोलराइजेशन थी, जितनी भी चीजें मैं उसके बारे में कर सकता हूँ वो मुझे कैरेक्टराइज कर। दूसरा है मेरे पास भौतिकी नियम, राइट, जिसको जिस जमाने में मैं सोच रहा था कि आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए, मैं शेरलॉक होम्स बहुत पढ़ता था। तो मुझे लगा कि ये भी तो वही है जो शेरलॉक होम्स कर रहा है, बस हम ये पूरे ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। शेरलॉक होम्स एक, ठीक है, किसने किसको मारा वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। So you're playing detective with the universe, fantastic। ठीक है, दूसरी, ओके, सो एक ये कारण था जिस वजह से मैं एस्ट्रोनॉमी में आया, और वो मेरे हिसाब से अभी भी वैलिड है, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ही सटीक कारण है किसी के लिए भी ये खगोल शास्त्र को चुनना। दूसरा, जैसे जैसे नो उम्र मेरी थोड़ी आगे बढ़ी है, अब मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉमी हम एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें एस्ट्रोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि वो हमें इस ब्रह्मांड में अपना स्थान दर्शाता है। तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं आजकल, पहले भी समझते थे, लेकिन आज तो जरा ज्यादा महसूस होता है, या हर किसी को आगे से अपनी जनरेशन में से पहले से ज्यादा महसूस होता है। ये वो पहली पिक्चर थी जो चांद से ली गई थी पृथ्वी की। हम सब यहाँ पे, हमारे सारे पूर्वज, राइट, हमारी सारी सिविलाइजेशंस, जो कुछ भी आज तक पूरी मानव जाति ने अकम्प्लिश किया है वो सब यहाँ पे। वही यहाँ पर भी, ये भी पृथ्वी, ये वॉयजर 1 नाम से एक स्पेसक्राफ्ट था, जो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो सोलर सिस्टम के बाहर गया, सौरमंडल के बाहर। 1977 में आई थिंक इसको लॉन्च किया गया था, और 1990 में वैलेंटाइन डे के दिन कार्ल सेगन, जो जेपीएल के एक बहुत नामी खगोल शास्त्री हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर उस स्पेसक्राफ्ट को मोड़ा गया वापस पृथ्वी की तरफ देखने के लिए, और ये तस्वीर ली गई। ये तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको पहले से इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पील ब्लू डॉट, इसको गूगल करें और थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में। बहुत बढ़िया कमेंट्री है जो कार्ल सेगन की उसके बारे में है, जो हमें वो दर्शाती है कि हम अपने आप को शायद ज्यादा ही महत्व देते हैं। ठीक है? तो दूसरा मेरे लिए ये कारण है एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाने का। और अभी जो एक कारण और है वो ये है कि आप पृथ्वी पे कहीं पे भी हैं क्या, सॉरी आई शुड हैव सेड वन मोर थिंग, आप यहाँ से देखें पृथ्वी को, इसमें कोई देशों के बाउंड्रीज नहीं है, किसी भाषा का कोई आवाज नहीं आती है आपको, कोई स्किन का कलर नहीं है, कोई कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, कुछ नहीं। ये बहुत से कारण मिटा देता है जो
आजकल हमें अलग अलग बांटते हैं। ठीक है, दिस इज द अदर एस्पेक्ट। जब मैं नीचे से यहाँ पृथ्वी पे खड़ा होकर आसमान देखता हूँ, वहां पे भी सब बाउंड्रीज मिट जाती हैं। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, कुछ भी आपकी मान्यताएं रही हो, जब आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जब आप खगोल शास्त्र की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। दैट गिव्स अस समथिंग कॉमन, दैट बाइंड्स अस टुगेदर, राइट? और सुंदर तो है ना? आजकल हमें मौका मिलता नहीं है आग से ऐसा कुछ देखने का, लेकिन खगोल शास्त्र की एक बहुत बड़ी ताकत ये है कि हमारी जो पिक्चर होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है। वो बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता जगाती है, और जो जिस तरह के सवाल हम पूछते हैं वो भी बड़ी आसान है, राइट? कहीं और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है क्या, या हम कहाँ से आए, ठीक? वो सवाल भी हमारे ऐसे हैं कि वो हम बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता जगा सकते हैं, उनको विज्ञान की ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो इसलिए इसको गेटवे साइंस भी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी को। ठीक है? तो इतने लंबे चौड़े प्रियम्बल के बाद, हाँ सॉरी, एक बात और है इसमें। मुझे लगता है शायद मैं जो आपको मैंने टाइटल दिया था उसके बारे में शायद बात करूंगा ही नहीं। ओके, ये मैं एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक खगोल शास्त्री की जो जरूरतें हैं वो ये है कि मुझे लाइट को बहुत बहुत ही क्षीण लाइट को बहुत अच्छी तरह कैरेक्टराइज करना। वो जरूरत कोई और हमारे साथ शेयर करता नहीं, किसी और को जरूरत नहीं है ये काम करने की। इस वजह से जो खगोल शास्त्री हैं उनको अपने जो दूरबीनें हैं, जो टेलीस्कोप हैं, वो खुद बनाने पड़ते हैं। तो बाय डेफिनेशन इट प्लेसेस अस एट द फोर फ्रंट ऑफ इट, क्योंकि किसी और को जरूरत ही नहीं है, कोई और कुछ करेगा नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम औरों से कमर्शियली बनवा सकें, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। उसी कारण से जैसे जैसे तकनीक ने तरक्की की, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में ने भी तरक्की की, और हमेशा ऐसा हुआ है जब भी कोई बड़ा कदम किसी भी टेक्नोलॉजी ने लिया है जो खगोल शास्त्र से संबंधित है, उसके साथ साथ खगोल शास्त्र ने भी वहां पर एक बड़ा कदम दिया। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, राइट? लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, हम क्यों डालें ऐसी चीज में पैसा जिसका कोई खास अ, हमें रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम नियर टर्म में दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए मैं ये छोटी सी लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको मैंने नाम दिया कोलैटरल बेनिफिट। मैं इससे बेहतर नाम मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन एस्ट्रोनॉमर जो करते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करते हैं, वो इस वजह से नहीं करते कि उसका किसी और के जीवन पे कुछ अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन ऐसा पाया जाता है अक्सर कि जो टेक्नोलॉजी किसी कारण से डेवलप हुई खगोल शास्त्र के लिए, उसका उपयोग जीवन के किसी अन्य आयाम में ऐसा हुआ जिसमें बहुत से लोगों की जिंदगियों में सुधार लाया, या कई बार हमारे सोचने के तरीके बदल दिए, या हमारे जीने के तरीके बदल दिए। उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पे वाईफाई का आविष्कार जो है एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, सेलफोन कैमरास जो आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो परदादा है, वो कह लीजिए, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए कैमरास बनाने के लिए बनाए गए थे। मेडिकल इमेजिंग में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, और जो तकनीक धर्म आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे फुरियर इमेजिंग की, उनकी जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है वो वही है। और क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ही नॉइजी डेटा में बहुत ही क्षीण सिग्नल को ढूंढते हैं, इसलिए वहां पे जो एल्गोरिदम डेवलप किए जाते हैं वो मेडिकल इमेजिंग के लिए भी बहुत उपयुक्त पाए जाते हैं। इस वक्त मोनोग्राम में कैंसरस टिश्यू ढूंढने के लिए जो सबसे सटीक एल्गोरिदम है वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से आए। जीपीएस आजकल हम लोग रूटीनली इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस का आविष्कार भी एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स की काफी एडवांस लेवल पे आवश्यकता पड़ती है, और खासतौर से जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शुरू हुई है, बहुत सी ऐसी चीजें जो लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में सीखी हैं, वो अब बाकी डेटा सेट्स पे अप्लाई होती हैं। और ये मैं पहले कह चुका हूँ, राइट? हम सबको विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए, हम सबको एक, क्या कह सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कह सकते हैं, उस दिशा की ओर ले जाने के लिए एस्ट्रोनॉमी बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, अब बात करते हैं सूरज की। 10 मिनट।
आपके अगर बीच में आप कुछ भी सवाल पूछना चाहें, you're always welcome। ठीक है? तो हमारी कहानी शुरू होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। इसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, हर टुकड़े का उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके आपको उसका नाम दे दिया। जिस लाइट की हम बात करते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, वो स्पेक्ट्रम में यहाँ कहीं पे। पहले तो थोड़ा सा ये देखें ये स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। तो ये तरंग है। तरंग का क्या मतलब हुआ कि उसमें कोई चीज ऊपर नीचे जाएगी, कोई तो चीज ऐसी होगी जो बदलेगी समय के साथ साथ। इसमें जो चीज बदल रही है वो है इसके साथ एसोसिएटेड विद्युत फील्ड और चुंबकीय फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो भी चीज बदल रही है वो, जैसे पानी में पत्थर फेंकता हूं तो उसकी सतह पर एक तरंग पैदा होती है। वो तरंग ऊपर नीचे जा रही है और बगल बगल की जो तरंगे हैं उनके बीच में कुछ अंतर है। वो अंतर यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। वो बताती है कि इसकी इसके साथ में एक लंबाई एसोसिएट कर सकता हूँ। दो तरंगों के बीच में या दो तरंगों के का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसके बीच में जो अंतर है उसके साथ में उसकी लंबाई एसोसिएट कर सकता हूँ। उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वो यहाँ पे मेंशन। दूसरा है कि तरंग मतलब कुछ समय के साथ भी कुछ बदल रहा है ना। एक सेकंड में वो तरंग कितनी बार ऊपर नीचे जाती है उसको मैं फ्रीक्वेंसी कहता हूँ, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो ये हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ये हम लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट का सिर्फ, जब हम रोजमर्रा की भाषा में लाइट कहते हैं तो हम नॉर्मली सिर्फ इसी की बात करते हैं जो हमें आंखों से दिखती है। भौतिकी के नियमों के अनुसार इसके आसपास की ये सभी चीजें, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ये सभी लाइट ही है। बस हमारी आंखें इस लायक नहीं है कि उनको देख पाए। बाकी इंस्ट्रूमेंट हम बहुत सारे ऐसे बनाए हैं जो वो उनको देख सकते हैं, उनको नाप सकते हैं, कह लीजिए। ठीक है। तो ये सभी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। और प्रकाश की गति आप सबको मालूम है, राइट। 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड उस गति से चलती है। तो जब मैं अदृश्य सूर्य की बात कर रहा हूं तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि इसके बाहर, इसके अलावा सूर्य कैसा दिखाई देता है। क्योंकि हमारे लिए तो वो अदृश्य है, हमें तो वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सहारे हम उसको देख सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप सिर्फ विजिबल लाइट में सूर्य को देखें बहुत बोरिंग नजर आती है। मतलब आपको देखना नहीं चाहिए, सीधी आंखों से कभी भी कृपया सूर्य को ना देखें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हद से हद आपको उस पर थोड़े से काले धब्बे दिखेंगे। वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है, उस उन दिनों कोई थोड़ा सा सनस्पॉट होता है वहाँ पे, तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ होता नहीं। लेकिन आप इन अलग अलग अगर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्सों में उसको देखेंगे तो बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। उसके अलावा एक और चीज है, सॉरी, हाँ, एक चीज और है जो हम, एक एक चीज और है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन सूर्य में उसका बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं रहता है। या वो जैसे एक कंडक्टर होता है ना, जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता है, वही काम मैग्नेटिक फील्ड सूर्य पे करता है। वो डिसाइड करता है कि अब होने क्या वाला, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पे कुछ होगा, उस हिसाब से सब गाड़ी चलती है। ओ, तो ये अब सूर्य की कुछ तस्वीरें हैं। पहली दो को छोड़ दीजिए, यहाँ से हम शुरू करना देखते हैं। यहाँ से आप इस तरह से देखें तो ये लगभग वैसा है जैसा हमें आंख से दिखाई देता है। ये हर किसी के साथ आपको एक वेवलेंथ दिखाई देगी। ये यूनिट्स को आप भूल जाइए, 10⁻⁻10 मीटर उसका मतलब है, बट इट्स जस्ट अ नंबर, डज नॉट मैटर। इसके साथ एक तापमान यहाँ पे लिखा हुआ 4500, इसमें भी आप इसको आप सेंटीग्रेड मान के चल सकते हैं। इसमें सिर्फ 273 का फर्क है, वो फर्क से हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं। तो ये अगर मेरे पास ऐसी आंखें होती जो इस वेवलेंथ पे देख पाती तो मेरे को सूर्य ऐसा दिखाई देता। ये लगभग वैसा ही है जैसा मुझे आंख से दिखाई देता है। लेकिन ये धीरे धीरे जो है तापमान इसका बढ़ता जा रहा है, सूर्य का तापमान। कुछ अलग चीजें भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो ये काले धब्बे हैं, जब मैं ये आगे जाता हूँ तो ये काले होने के बजाय यहाँ पे ब्राइट होना शुरू हो। जो आंख से मुझे काले दिख रहे थे, जब मैं ज्यादा ऊर्जा वाली रोशनी में उनको देख रहा तो वो ज्यादा ब्राइट हो गई। दूसरा चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं
सूर्य का लिम्ब जिसको बोलते हैं उसका जो गोला है उस इसकी एज अगर मैं देखूं तो बहुत शार्प डिफाइंड है ना, बहुत क्लियरली वो एक गोले के अंदर वो समाया हुआ है सारा। जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ धुंधला धुंधला उसके आसपास और फैला हुआ दिखाई देता है, राइट। ये भी थोड़ी आश्चर्य की बात होनी चाहिए, यहाँ पे मैं 1 मिलियन केल्विन की बात कर रहा हूँ। सूर्य मुझे पता है कि सूर्य यहाँ पे लगभग 5800 केल्विन उसका सरफेस का तापमान है, वैसा होना चाहिए। सूर्य के ऊपर ये 1 मिलियन केल्विन की गैस क्या करेगी? तो ये एक अभी भी ये मतलब ये हम लगभग 70 सालों से जानते हैं कि ऐसा है। अभी भी हमारे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इन 3 लाइन यहां तक छोड़ दीजिए, तो इसके आगे की सारी चीजें जो है वो हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे अदृश्य सूरज का एक हिस्सा है। अगर मैं अपने पहले वाले ओके, क्योंकि यहाँ पर आ गया था, वहां पे आने में देर लगी। तो ये वही फिगर है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ये लाल बॉक्स जो है ये वही है जो हमें आंख से दिखाई देता है। ये जो स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा है वो जो नीले कपड़े में यहाँ पे दर्शाया गया है, उस हिस्से में अगर आप देखेंगे सूर्य को तो ऐसा आपको दिखाई देगा। ओके आचार्य जी, जी सॉरी, मैंने गलत जगह गलत लैपटॉप पे ये दबा दिया। कहिए। 10 लाख 131 16 सॉरी 193 और 10 लाख तापमान ये। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग ट्रांजिशंस हैं। कौन सी अलग? हाँ, तो वो ये लाइन जो है इस तापमान के लिए सेंसिटिव है, और ये लाइन किसी और एलिमेंट का अलग ट्रांजिशन रहेगा जो इसके लिए सेंसिटिव है। ओके, देयर इज अ लैग क्योंकि यहाँ पे बदल चुका है और वहां पे अभी। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, और ठीक है, यहाँ बीच में ये विजिबल हिस्सा है जो हमें आंख से दिखाई देता है, ये येलो ग्रीन पार्ट है हमारे रोशनी का, जहाँ पे सूर्य सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि हमारी आंखों की भी जो सेंसिटिविटी है, जो हरा और पीला हिस्सा स्पेक्ट्रम का, वो वहाँ सबसे ज्यादा सेंसिटिव, इसीलिए पृथ्वी पर हरे रंग के पौधे हैं क्योंकि सूर्य से सबसे ज्यादा हरी और पीली रोशनी आती है। तो सूर्य का हमारे जीवन पर ये एक डायरेक्ट प्रभाव है। जो जो मैं आपको इमेजेस अभी दिखा रहा था वो स्पेक्ट्रम के इस हिस्से से है। ये वेवलेंथ के रूप में दिया गया है यहाँ पे, पहले सॉरी फ्रीक्वेंसी के रूप में था, लेकिन ये विजिबल लाइट से छोटी फ्रीक्वेंसीज, सॉरी विजिबल लाइट से ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसीज या छोटी वेवलेंथ्स इस दिशा में है। ओके, ठीक है, इस हिस्से से जो हम पहली फोटो देख रहे थे वो सब सूर्य के इस स्पेक्ट्रम के इस हिस्से से ली गई। दूसरा हिस्सा जो मैं आपको दिखाना चाहता था सूर्य का, ये है। अब अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जाएं, जहाँ पे वेवलेंथ बड़ी लंबी होती जा रही है, तो वहां पे मुझे सूर्य ऐसा दिखाई देता है। तो ये वापस वही फोटो आ गई, और इसमें ये इस हिस्से में स्पेक्ट्रम के इस हिस्से में अगर हम सूर्य को देखें तो ऐसा दिखाई देता है। ये हायर फ्रीक्वेंसी से शुरू करके लोअर फ्रीक्वेंसी से, यहां से शुरू करके इस दिशा में जा रहा है। तो ठीक है, ये देखिए, ये लगभग वही वही चीज आपको दिखा रहा है, बस आपको ये एक मूवी के रूप में दिखाने की कोशिश कर। वो चीजें यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे शायद कि सूर्य जो है उस, या मे बी दैट इज इजियर टू सी इन द प्रीवियस वन, सूर्य का जो साइज है वो बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन मैं किस फ्रीक्वेंसी पे देख रहा हूँ। ये लगभग 25 मेगाहर्ट्ज पे है। ये ऑप्टिकल साइज है सूर्य का। अगर मुझे ऑप्टिकल में देखना होता तो सूर्य का दायरा इतना था, लेकिन यहाँ पे इसका दायरा मुझे लगभग इतना दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं ऊंची फ्रीक्वेंसीज पे जाता जाऊंगा, सूर्य का जो नॉर्मल दायरा है 60 सेकेंड आर्क में, उसके नजदीक में पहुंच जाऊँ। तो ये भी उसी गैस का कमाल है जो सूर्य के ऊपर थी, जो आपको 1 मिलियन केल्विन पे दिखाई देगी।
एक पॉइंट बस मैं और आपको देना चाहूंगा, उसके बाद मैं वो ये वही सूरज का स्पेक्ट्रम है जो मैंने पहले दिखाया था। ये ऑप्टिकल रीजन है जहाँ पे हम देखते हैं। ये वो रेडियो रीजन है जहाँ की इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मात्र ये बताना चाहता हूँ, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें जो जीएमआरटी के लिए हम बात कर रहे थे कि 1 मीटर की वेवलेंथ पे जीएमआरटी कहाँ पर, ये 1 मीटर की है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ कि 1 मीटर पे अगर मैं इसको 1 यूनिट मानूं कि सूर्य जो जितनी ऊर्जा यहाँ पे दे रहा है अगर वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे ये उसका कितना हिस्सा है। आपको वो सारे जीरो गिनना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁻24 लिखा कि 1 बिलियन का 1 बिलियन का 1 बिलियन। इतनी कम ऊर्जा सूर्य जो है यहाँ पे दे रहा है, फिर भी हम उसको नाप पा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर वहां पे कुछ इतनी कम ऊर्जा दे रहा है तो मुझे क्या जरूरत है वहां जाके नापने की, कहीं और जाके नापू ना जहाँ पे अच्छी ऊर्जा मुझे मिल रही है। इसका कारण ये है कि सूर्य की जो ऊर्जा यहाँ इस हिस्से में जो आ रही है, एक्चुअली सूर्य का स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं रहता, बदलना है। नहीं, इसको मैंने क्वाइट सन कहा है, इसको एक्टिव सन कहा है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि सोलर फ्लेयर्स होती हैं। फ्लेयर्स वगैरह के दौरान सूर्य का स्पेक्ट्रम बदल जाता है, वो इससे भी ऊपर तक एक्चुअली आ सकता है। जब कुछ फ्लेयर्स वगैरह नहीं भी हो रही सूर्य पर, तब भी जो सूर्य से एमिशन आ रहा है, सूर्य से जो किरणें निकल रही है, वो ये ऑरेंज लाइन के बजाय ये नीली लाइन फॉलो करती है। और उसका कारण वही कोरोना है जो मिलियन केल्विन पे बाहर बैठा हुआ था। उसी को दर्शाने के लिए एक ये अ, ये असली फोटो है। थोड़ी सी बस इसमें ट्रिक करी गई है कि ये एक टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान ली गई थी बस। जो बीच वाली फोटो है ये एक एच अल्फा नाम से एक लाइन है, उसके इक्लिप्स खत्म होते ही वो लेके उसको बीच में लगा दिया गया, सुंदरता भाग उसके सिर से। आप ये सब देखेंगे तो ये आपको उसी वक्त चुंबकीय क्षेत्र की याद दिला देगा। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी बार मैग्नेट से खेला, राइट? वो बार मैग्नेट लेके कागज पे रख के आयरन फिलामेंट्स डाल के ट्रैप करो, तो ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देना शुरू हो जाए। वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी। और इसके बारे में मैंने बात नहीं करी, लेकिन ये सूर्य पे क्या हो रहा है इसका करता धरता मैंने भी नहीं नहीं, ये तो व्हाइट लाइट इमेज है, थॉमसन स्कैटर्ड। ठीक है, ओके। समय की सीमा की वजह से मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और शायद यहाँ पे मैं ज्यादा आगे तक चला गया हूँ और वहां पे ठीक है। एनीवे, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। आपके अगर कोई सवाल हो तो मैं बहुत खुशी से उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। या वी कैन, इट्स ओके। देयर एक मूवी थी वहां पे विच इज ऑल राइट। या ओके, इट विल होपफुली प्ले हियर। तो ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया था दिवाली कार्ड में। तो ये एक्चुअली सच का डेटा, सचमुच डेटा है। ये हम सूर्य का अध्ययन कर रहे थे एक टेलीस्कोप से जो ऑस्ट्रेलिया में है। और जितने भी ये पटाखे आपको यहाँ छूटते हुए, एक्चुअली मैंने उसको साउंड शेयर नहीं करी हुई, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही, उसने उसमें पटाखों की भी आवाज डाली थी। तो ये सच में सूर्य पे उस जगह पर वो विस्फोट छोटे छोटे हो रहे थे जो हमने कैप्चर किए इसमें। आवाज नहीं सुन पाए, सिर्फ फोटो नहीं पाए। तो हर टाइम फ्रेम ये आधे सेकंड का है। तो ये अधिकतर चीजें जो यहाँ पे आ जा रही हैं वो आधा सेकंड 1 सेकंड सिर्फ इतना ही होता है, उसके बाद होता है वो। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। तो कोई सवाल हो आपके अगर कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, इस प्रश्न पर यार आखिरी ये भी अभी नहीं, आखिरी में पहले कहने पहले रिहाई रखता हूँ, उसकी पहले दिखाई थी कौन सी वाली बताइए? व्हाइट लाइट हाँ, इंक्रीज या वहां से ही लग रहा है। आंख से दिखेगा, लेकिन मतलब चेक नहीं ये तो ये जो फोटो है ये तो इंटीग्रेशन इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। की बात की टेक्सचर नहीं आपसे दिखाई देता। आंख से इतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, इसमें बहुत बहुत प्रोसेसिंग करी गई है।
क्योंकि ये 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं टेक्निकल होने वाला हूँ, सॉरी। ये थॉमसन स्कैटर्ड लाइट है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कोरोना इज ड्रॉपिंग एज 1/r⁶। तो जैसे जैसे आप थोड़े सा बाहर निकल रहे हैं वहां से, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। तो एक रेडियन फिल्टर लगाया गया, वो उसको छुपाने के कॉन्ट्रास्ट, उसको रेडियली उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया गया, और कई सेकंड की इंटीग्रेशन होगी इसकी। मुझे ऐसा नहीं दिखता है। नहीं, आंख से दिखाई देना नहीं चाहिए, और इतनी देर आपको आंख से देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये एकदम से गया ना। हाँ हाँ, ठीक। या और कोई प्रश्न? अगर नहीं तो इसे एक बार हम लोग आचार्य श्री दिव्य को धन्यवाद देते हैं।